बड़ी आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक नया और इंटरेस्टिंग साइंस का टॉपिक, जिसको हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हम लोग देखेंगे आज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परिभाषा होता है किसी तत्व के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को सजाने की विधि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा क्या देख लिए कि किसी तत्व में, किसी एलिमेंट में, उसके विभिन्न कक्ष में, किसी तत्व के विभिन्न कक्ष में, यानी कि एलिमेंट के उसका सेलों में, एलिमेंट के सेलों में इलेक्ट्रॉन को सजाने का, यानी कि पुट करने का, रखने का, किसमें कितना रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस मेथड से हम उसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं या रखते हैं या सजाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा इसका प्रीवियस नॉलेज में जाते हैं कि तत्व किसको बोलते हैं। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध का मतलब प्योर, जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता, उसको हम लोग शुद्ध बोलते हैं। जैसे प्योर और इम्प्योर, तो प्योर का मतलब हो गया कि जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है। उसके छोटे से छोटे पार्ट को अगर उसको काट देंगे, छोटा कर देंगे, तो भी उसका जो गुण होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो अब तत्व को उतना समझने से पहले हम जानेंगे थोड़ा पर कि पदार्थ क्या चीज होता है? पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। ठीक है, तो पदार्थ का परिभाषा में हम लोग क्या देख लेंगे? पदार्थ किसको बोला जाता है? तो वे सभी वस्तु जिसका एक निश्चित आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है। आयतन का मतलब क्या समझ लिए हम? पदार्थ में अभी जो पढ़े हम लोग आयतन, तो आयतन का मतलब उसको रखेंगे तो वो जगह कैप्चर करेगा। सपोज ये पेन है, पेन हम कहीं रख देंगे तो कुछ भी जो एरिया कैप्चर करेगा, उसको रुकने के लिए जगह चाहिए, ठहरने के लिए जगह चाहिए, तो वो होता है आयतन। तो पदार्थ का परिभाषा क्या हो जाता है? जिसका एक मतलब डिफिनिट शेप होता है, साइज होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें जो आयतन लेता है, रखने के लिए उसको जगह चाहिए, उसको आयतन बोला जाता है। तो जिसका एक आयतन होता है तथा जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है। सपोज हम लोग के पास आंख है, जो ब्लाइंड आदमी है, तो वो छू के पता कर लेता है कि मेरे पास ये कौन चीज हम छू रहे हैं। तो पदार्थ की परिभाषा में हम लोग क्या देख लिए कि उसको ज्ञानेंद्रिय द्वारा भी महसूस किया जा सकता है। उसका जो निश्चित शेप साइज होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, प्लस क्या देखे कि उसको ज्ञानेंद्रिय द्वारा मतलब सेंस ऑर्गन, जैसे इंसान के पास 5 को सेंस ऑर्गन होता है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसको हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं। तो उसके द्वारा भी उसको फील कर सकता है कि लिक्विड है, सॉलिड है, गर्म है, ठंडा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब पदार्थ में क्या होता है कि पदार्थ दो तरह से, पदार्थ को दो पार्ट में बांटते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। तो सजीव मतलब लिविंग थिंग, सजीव को क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग। और निर्जीव का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो लिविंग थिंग का मतलब क्या हो गया कि जिसमें जान होता है, जिसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, जिसमें डेवलप देखा जाता है, वृद्धि देखा जाता है, विकास देखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग हो गया जिसको खाने के लिए भोजन नहीं चाहिए, उसमें सजीव का कुछ लक्षण नहीं हो पाया जाता है, मतलब उसमें वृद्धि नहीं होता है, विकास नहीं होता है, वो अपने जैसा प्रोडक्शन नहीं कर सकता है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में क्या होता है, उसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, उसमें वृद्धि और विकास को देखा जाता है, वो अपना जैसा प्रोडक्शन, जैसे इंसान है तो इंसान अपने जैसा बाल बच्चा उत्पन्न कर सकता है, तो उसको हम लोग लिविंग थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब लिविंग थिंग इसका किससे बना होता है, तो लिविंग थिंग किससे बना होता है, सेल से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग किससे बना होता है, तो एटम से। किससे बना होता है, एटम से, यानी कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, नॉन लिविंग थिंग, जिसको निर्जीव चीज बोला जाता है। सपोज ये पेन है मेरे पास, तो ये किसका बना होता है, प्लास्टिक का। तो ये प्लास्टिक का छोटा छोटा कण से मिलकर ये बना हुआ है मेरा स्केच पेन। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग किससे बना होता है, एटम से। लिविंग थिंग किससे बना होता है, सेल से। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि एटम, हम लोग कहां तक पहुंचे हैं अब, एटम। तो परमाणु किसको बोलते हैं, एटम, जिसको बोला जाता है परमाणु। तो तत्व का सूक्ष्मतम, शुद्धतम एवं सूक्ष्मतम, तत्व का शुद्धतम एवं सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तत्व का शुद्धतम एवं सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यानी कि तत्व का सबसे छोटा पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट। तो तत्व का सबसे शुद्धतम और सूक्ष्मतम, छोटा से छोटा, जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब खुला आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम उसको देख सकते हैं। ये इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग ऐसे आंख से, खुला आंख से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। यानी कि तत्व का शुद्धतम, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो और वो सबसे छोटा हो, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। अब आता है एटम का साइज पर, एटम का साइज पर, साइज ऑफ एटम। तो ये क्या होता है, इसका जो रेडियस होता है, सपोज रेडियस किसका होता है, गोल चीज का आधा, सेंटर से लेके इसके आधा डिस्टेंस। तो इसका जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है, ये होता है 10⁻⁹ टू 10⁻12 मीटर में। इसका रेडियस मतलब हाफ भाग, सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी कि वृत्त के, जैसे हम लोग इसको वृत्त मानते हैं, तो केंद्र से परिधि के किसी परिधि पर के किसी भी बिंदु को, दूरी को मिलाने वाला, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाले के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो इसका जो रेडियस होता है 10⁻⁻ से 10⁻12 मीटर तक माना जाता है। ठीक है, तो ये अब -9 का मतलब हम लोग उसी से दिमाग में हम लोग का सेट हो जाता है, हम लोग को समझ में आना चाहिए कि कितना छोटा है। ये इतना छोटा होता है कि जिसको हम लोग नग्न आंखों से, यानी कि खुला आंख से नहीं दिख सकता है। तो हम लोग क्या जान गए, एटम, यानी कि परमाणु। अब परमाणु का 3 मौलिकन होता है, हम लोग ये जान गए कि ये खुद इतना छोटा है कि इसको हम लोग खुला आंख से नहीं देख सकते हैं। अब इसमें बोला जाता है कि इसके अंदर 3 को भाग पाया जाता है, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा, या इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसका जो अंदर का पार्ट है, इसका जो भाग है, उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो हम लोग क्या देख लिए, परमाणु। अब हम लोग आते हैं परमाणु का हिस्सा। तो परमाणु, तो परमाणु खुद अपने छोटा होता है, उससे 3 चीज निकला है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु में हम लोग कितना चीज देख लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, तो परमाणु खुद इतना छोटा होता है जिसको हम लोग आंख से, खुला आंख से नहीं देख सकते। अब उसमें ये 3 पार्ट शामिल है, तो उसी से अंदाजा लगा सकता है कि ये उससे भी छोटा होगा, और कितना छोटा होगा ये तो बिना देखे नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना पता चल गया कि परमाणु जब खुद इतना छोटा है और उसका ये पार्ट है, तो इससे ही छोटा ही होगा। अब इसका 3 मौलिक कण का निकल गया, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको क्या बोला जाता है? परमाणु का मौलिक कण। परमाणु का मौलिक कण, ठीक है, जो हर परमाणु में पाया जाता है। सिर्फ हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सब में जितना भी परमाणु है, सब में जितना भी एलिमेंट है, सब में हम लोग का देखते हैं, सब एलिमेंट में क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक्सेप्टेड किसको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी तत्व है परमाणु, उसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका डिस्कवरर कौन होता है। इसका डिस्कवरर, मतलब इसका खोज किसने किया था? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। ईंट पर पग नाचे, क्या याद रखना है? ईंट पर पग नाचे। तो ई से क्या हो गया? ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। और टी से क्या होता है? तो टी से होता है जे थॉमसन, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन खोजने वाला जे थॉमसन। पी से प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन। और जी से क्या होता है? गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन को खोजने वाला कौन हो गया? गोल्डस्टीन। नाचे, एन पर होता है न्यूट्रॉन। और चे से होता है चार्ल्स चैडविक। चार्ल्स चैडविक। तो हम लोग क्या देख लिए? एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरा, जिसको शॉर्टकट ट्रिक बोला जाता है, ईंट पर पग नाचे। तो ई से इलेक्ट्रॉन खोजने वाला जे थॉमसन। पग, पी से प्रोटॉन, जी से गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन को खोजने वाला गोल्डस्टीन। नाचे, ना से न्यूट्रॉन, चे से चार्ल्स चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन को खोजने वाला कौन था? चार्ल्स चैडविक। ठीक है, अब छोटा सा ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोजने वाला कौन थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमको क्या चाहिए? तो परमाणु संख्या चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमको क्या चाहिए? परमाणु संख्या। परमाणु को हम कहां पर रखेंगे? तो यानी कि परमाणु जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु संख्या हमको क्या चाहिए? परमाणु संख्या, ठीक है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या का परिभाषा हो गया, किसी तत्व में परमाणु संख्या जिसको बोलता है एटॉमिक नंबर, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, तो किसी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है या तो प्रोटॉन होता है, तो परिभाषा से हमको का पता चल जाता है कि Z बराबर E बराबर P, यानी कि जो मेरा परमाणु संख्या है वही मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, वही मेरा प्रोटॉन की संख्या होगा। तो हम लोग क्या पता कर लिए परिभाषा के हिसाब से कि अगर किसी तत्व में हमको परमाणु संख्या पता चल गया तो हम बिना देख के बता सकते हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना, बिना कुछ कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना परमाणु संख्या है। अगर एक चीज पता चल गया तो बाकी दो हम उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उतना ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम लोग को क्या फंडामेंटल चीज चाहिए था कि सबसे जरूरी चीज है, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, दैट मीन्स परमाणु संख्या, दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ परमाणु संख्या। तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, उसको याद कर लेने से हम लोग को सुविधा हो जाएगा कि किसमें कितना परमाणु पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एक तरफ लेते हैं तत्व, एक तरफ लिखते हैं उसका संकेत, और नेक्स्ट होता है परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट मेरा होता है हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F9, नियॉन। ठीक है, तो ये था मेरा 10 तक। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं नियम के बाद होता है सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन 18, पोटेशियम K19, कैल्शियम बीस, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम 22। ठीक है, और आगे देखते हैं टाइटेनियम 22, उसके बाद होता है वेनेडियम क्रोमियम कोबाल्ट निकेल
28, कॉपर 29, जिंक 30। ठीक है, तो अभी हम लोग का देख लिए कि 30 तक का परमाणु संख्या हम सीक्वेंस में हम लोग देख लिए, 1 से लेके 1 अप टू 30 को हम लोग सीक्वेंस वाइज देख लिए, जो आगे हम लोग का और भी काम देगा, इसलिए हम टेबल यहाँ पर देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किसमें आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा सा हम लोग और कुछ समझ लेते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काफी मदद मिलेगी। तो हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमाणु। तो परमाणु में क्या बोले थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा में देख लिए कि किसी तत्व के विभिन्न कक्षों में, तो यहाँ पर आ जाता है मेरा कक्ष। तो कक्ष क्या चीज होता है उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये मेरा क्या है? एक परमाणु है। ठीक है, तो कोई भी चीज का एक केंद्र होता है जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। ठीक है, और नाभिक क्या चीज होता है? जहां पर उसका टोटल मास डिपेंड करता है। नाभिक क्या होता है? जहां पर उसका टोटल मास डिपेंड करता है। सपोज ये एक कलम है मेरा, तो इसको अगर हम बीच में रखेंगे जहां पर इसका दोनों तरफ मास इक्वल होगा, तो वहां पर मेरा ये रुक जाएगा। और अदरवाइज सपोज ये मेरा अभी हाथ में रुका हुआ है, इसका मतलब इस जगह पर से यहां तक का मास और यहां से यहां तक का मास लेफ्ट टू राइट मेरा इक्वल है, तभी हाथ में मेरा बैलेंस मोड में है। अगर हम थोड़ा सा भी इसको आगे पीछे कर देंगे, दैट मीन्स इधर मेरा लोड ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा, तो इधर गिर जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है? नाभिक क्या होता है? जहां पर उसका टोटल वेट डिपेंड करता है। तो ये मेरा क्या है? एक परमाणु है जिसका ये नाभिक है। अब इसके ठीक है, तो ये मेरा क्या था? नाभिक था। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले? तीन वो जो फंडामेंटल चीज हम लोग देख लिए, उसका जो मौलिक कण, तो नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये जो हम घेरा जाली जैसा हमको दिख रहा है, तो इसको हम लोग जस्ट लाइक क्या समझते हैं? एक प्याज। हम लोग क्या देखते हैं? प्याज। ठीक है, जिस तरह एक प्याज को हम लोग, प्याज के छिलका को अगर अच्छे तरीके से छीलते जाएंगे छीलते जाएंगे छीलते जाएंगे, तो लास्ट में हम लोग क्या मिलता है? एक बीज टाइप का, जिसको हम लोग दाना बोलते हैं। बीज टाइप का चीज मिल जाता है जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसी तरह सपोज ये जरा मेरा मूल बीज है जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? केंद्रक मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं। और ये जो प्याज का बाकी जो छिलका है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? वो परमाणु का क्या है? कक्ष है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इसको हम लोग बुक में देखते हैं जनरली 1 2 3 4, या तो फिर KLMN में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेरा K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है। तो अब अभी तक हम लोग का पता चल गया कि परमाणु का जो कक्ष होता है वो क्या होता है कि अलग अलग पार्ट में, अलग अलग घेरा में के टाइप में गोल गोल मेरा, जस्ट लाइक जिसको हम लोग प्याज का छिलका समझे, वो मेरा सेल हो गया। अब बात आता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर केंद्रक में रहता है, तो मेरा बाकी जगह क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इसका मतलब हमको तो ये फाइंड होना चाहिए कि हम इसमें मेरा कितना रहता है, मतलब फर्स्ट दैट मीन्स 1 या K में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, L में कितना रहेगा, M में कितना रहेगा और N में कितना रहेगा। ये तो हम किसी में जबरदस्ती या अंदाज में कुछ नहीं पुट कर सकते हैं, इसका कुछ रूल होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण। ठीक है, हम क्या करेंगे कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, सजाना है तो हमको उसके अकॉर्डिंगली सजाना है कि हम उतना रख सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है का निर्धारण सूत्र। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n², जहां n इक्वल टू क्या होता है? कक्ष संख्या। क्या होता है? जहां n बराबर कक्ष संख्या, जिसको हम बोलते हैं सेल नंबर। अब आता है कि पहला कक्ष में
के या फर्स्ट कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हमको क्या पुट करना है, उसका फॉर्मूला। अब हम किस कक्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट में। तो 2n के जगह मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2। तो फर्स्ट कक्ष में मेरा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, 2 हो गया। अब आता है L या सेकेंड कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 जा 8। तो दूसरा में हम कितना रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं नेक्स्ट m या थर्ड कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। फॉर्मूला मेरा सब रहेगा, खाली हमको चेंज करना है तो सिर्फ ऑर्बिट नंबर। तो 2 इंटू n की जगह किस में हम कर रहे हैं, तो थर्ड यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9 यानी कि 18। तो तीसरा में भी हमको पता चल गया 18। अब आता है n या फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वही फॉर्मूला रहेगा 2n स्क्वायर, 2 फोर्थ में है तो n इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 16 जो जा 32। तो हम लोग अब ये भी पता कर लिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम 2, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में मैक्सिमम 18 और फोर्थ में 32। ठीक है, तब हम लोग आते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अब हम लोग को सब लिमिट पता चल गया, सेल ऑर्बिट क्या होता है वो पता चल गया, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गया। अब हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सपोज सोडियम Na का परमाणु संख्या मेरा कितना होता है, 11, यानी कि परमाणु संख्या पता चल गया, मतलब यही इलेक्ट्रॉन है, यही मेरा प्रोटॉन है। तो हमको किस में रखना है, तो KLMn में। ठीक है, तो पहला में कितना रख सकते हैं मैक्सिमम, तो 2, तो इसको 2 दे दी। अब मेरा 11 में 2 चल गया, बचा कितना मेरा 9, तो हम यहाँ पर कितना देंगे 8, कितना देंगे 8। हम देख लिए अभी नंबर 2 वाला सेल में कितना रख सकते हैं मैक्सिमम 8। ठीक है, तो हम 2 से इसको 2, इसका कोटा कंप्लीट। सपोज ये 2 ही रख सकता है, ये 3 नहीं रख सकता है, तो इसको हम ये अपना भाग ले लिया यहाँ पर, इसका जो पार्ट है कि हमको 2 चाहिए तो हम 2 इसको दे दिए। अब बचा मेरा 9, तो 9 में ही बोलता है मेरे पास 8 रखने का मेरा कैपेसिटी है, तो कोई अपना हिस्सा छोड़ेगा नहीं, इसको हम 8 दे दिए। अब बचा कितना 1, तो ये हो गया मेरा 1। तो ये था मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है नेक्स्ट कार्बन 6। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट कितना ले सकता है मैक्सिमम 2 से ज्यादा हम इसको दे नहीं सकते हैं। अब मेरा कितना बचा है, 6 में 2 चल गया, बचा 4, तो ये मेरा हो गया 4। नेक्स्ट आता है सल्फर S16, कितना हो जाएगा 2, ये कितना रख सकता है मैक्सिमम 8, कितना हो गया 2 8 10 6 16। तो ये था मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। उसको बस याद रखना है किसका कितना लिमिट है, उस लिमिट पे पुट करके हमको आगे निकल जाना है। जिस तरह एक आदमी 4 रोटी खा सकता है, उसको अगर हम 7 रोटी खिला दें तो क्या करेगा, उल्टी करेगा। उल्टी किसके पास करेगा, जिसके बगल वाला के पास, यानी कि जो उसके अगल बगल बैठा रहेगा उस पर उल्टी करेगा। तो वही चीज है यहाँ पर, ईज नहीं बचा पाएगा, अपना कैपेसिटी से ज्यादा देंगे तो उल्टी करेगा, किसके पास जाएगा, आगे जाएगा, तो वही उसको आगे फॉरवर्ड करते जाएगा। तो ये था मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका। इसी तरह हम लोग आगे एग्जाम्पल जो बता दिए 1 से लेकर 30 तक में हम लोग को सबको ट्राई करना है कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेंस को उसके मैक्सिमम लिमिट को देते हुए आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेंस जो है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये था मेरा आज का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्गन, कितना था मेरा 18, तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसका मैक्सिमम लिमिट 2 है, 2 ले लिया। अब बचा मेरा कितना 16, तो 16 में कितना देंगे 8।
अब कितना हो गया 8 और 2 10, कितना बचा 8। तो हम यहाँ क्या कर देंगे लास्ट में 8 दे देंगे। तो हो गया 8 8 16 2 18। ठीक है, अब इसके आगे जो आते हैं थोड़ा सा कंडीशन में, तो इसमें कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, तो उसको हम थोड़ा रिमाइंड कराना देना चाहते हैं। जैसे सपोज क्रोमियम 24, ठीक है, तो क्रोमियम 24 में हमको देखना है किसे बनाएंगे। तो ई हो गया मेरा 2, ये तो 2 लेगा अपना पार्ट, जो इसका हिस्सा है मैक्सिमम ले सकता है वो ले लिया। अब कितना है, इसको हम मैक्सिमम 8 से ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, इसको 8 दे दिए। अब तीसरा का कहानी क्या है, तीसरा कितना रख सकता है मैक्सिमम, तीसरा मैक्सिमम रख सकता है 18। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 18 रख देंगे तो 18 और 8 यानी कि 26 और 2 28। ठीक है, लेकिन मेरे पास है कितना 24। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में 8 2 10, यहाँ पर हम कितना देंगे 14। ठीक है, यानी कि 14। तो अगर हम यहाँ पर 14 पुट करेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कहना है कि अगर हमको मिलेगा तो हमको 18 चाहिए, अदरवाइज हमको पीछे वाला के बराबर ही देके चलना है। ये इसलिए होता है कि ये 8 वाला जो सिस्टम होता है ये फुलफिल्ड सेल होता है, मतलब अष्टक इसका पूरा होता है। तो इसका कहना है कि अगर हमको देना है तो हमको फुल चाहिए, अदरवाइज हमको हाफ नहीं चाहिए। आप सपोज कोई 18 रोटी खाने वाला आदमी को 8 रोटी या तो 14 रोटी मिलेगा, तो उसको उसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए वो सोचता है कि चलो हमको चाहिए तो या तो हमको 18 चाहिए या तो फिर हमको अगला वाला के बराबर दीजिए। तो हम क्या करेंगे इसको 8, कितना हो जाएगा 8 8 16 2 18, अभी कितना बचा 6, तो ये जाएगा मेरा लास्ट में। तो KLMN। ठीक है, उसी तरह हम देख लेते हैं FE 26। ठीक है, तो 26 में क्या देख लेंगे, तो ये हो गया 2 8 10 हो गया। अब नियम से यहाँ पर मेरा कितना जाना चाहिए 16, लेकिन 16 नहीं क्या करेंगे पीछे वाला के बराबर देके हमको आगे चलना है। जब तक यहाँ पर मेरा 18 नहीं आ जाएगा, जब तक मेरा यहाँ पर 18 नहीं आ जाएगा तब तक हमको वही 8 देके ही आगे बढ़ना है। यही मेरा होता है इसका सही तरीका। तो जब ये 18 नहीं हो रहा है, ये 16 हो रहा है, हम 16 है तो इसका क्या आगे नियम बोले कि जब तक यहाँ पर 80 नहीं जाएगा, इसका मैक्सिमम लिमिट नहीं आ जाएगा, तब तक हमको इसको 8 देके आगे बढ़ना है। तो ये मेरा हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा मेरा 8, 3 8 24 2 26। अब इससे आता है निकेल का 28। ठीक है, तो 28 का कितना हो जाएगा 2 8 8 2 10, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 80। देखिए मेरा पूरा पूरी आ गया। तो ये होता है मेरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सही तरीका कि तीसरा में हमको जब तक 18 नहीं आएगा तब तक, अगर 8 से मेरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन आता है तो हम उसको 8 देके उसको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेरा सही तरीका। इस तरह से हम लोग आगे 1 to 13 करके देखेंगे। इसमें और बहुत सारा एग्जाम्पल अभी बचा हुआ है, उसको हम लोग अपने से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, किस तरह से हम जो बताएं उस आप लोग सही कर सकते हैं।